गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं। हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा का अध्ययन प्राप्त किया है। यद्यपि कहानी बहुत ही सुंदर और भावनाओं में उकेरी गई एक ऐसे दो बैलों की कथा को प्रस्तुत करती है जिन बैलों ने अपने प्रेम और आत्मीयता के माध्यम से अपने मानव समाज को एक ऐसा उदाहरण दिया है जिसके माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि प्रेम से दुनिया जीती जा सकती है। प्रेमचंद जी उपन्यास जगत के एक सम्राट थे जिन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे। प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाता है कि यद्यपि उनका जीवन बहुत ही अभावों से ग्रस्त था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी लेखनी की शक्ति को इतना उज्जवल बनाया कि उन्होंने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ही अनेक ऐसी रचनाओं की रचना की जिससे समाज के मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय उस समाज को, उस मनुष्य को जो बहुत ही कष्टों और पीड़ाओं को सहन करते हुए अपने साधारण से जीवन यापन में भी दो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाता है, ऐसे समाज की पीड़ा को उन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष स्थान प्रदान किया। तो बच्चों, उसी मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय समाज को उठाते हुए इन्होंने इस कहानी में भी एक कृषक और कृषक से जुड़े दो बैलों की कहानी को प्रस्तुत किया है। एक कृषक जो अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है और उसके दो बैल हीरा और मोती किस प्रकार से अपनी सुंदर प्रेम को प्रकट करते हैं। तो बच्चों, अब तक जो हमने कहानी में पढ़ा था उसको संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता देती हूँ कि झूरी काछी नाम का एक किसान है। उस किसान के दो हृष्ट पुष्ट बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती, और वो पछाई जाति के हैं। बताया गया था कि जैसे राठी और गाय की जाति होती है, ठीक उसी प्रकार पछाई जाति जो है वो बैल की होती है। अब ये पछाई जाति के जो बैल हैं ये इतने सुंदर और सुडौल हैं कि ये जिस प्रकार से देखने में सुंदर हैं उसी प्रकार खेत में काम भी सुंदरता के साथ ही करते हैं। तो इन बैलों ने अपनी जो सुंदरता यहाँ कार्यकुशलता दिखाई है उसकी वजह से ही ये झूरी के बहुत प्रिय बने हुए हैं। झूरी बहुत प्रेम से इनसे काम लेता है, कभी डंडे से प्रहार नहीं करता और उसके इशारे पर ही ये नाच नाच कर काम करते हैं। तो झूरी के ऐसे ही प्रिय बैल एक दिन अचानक झूरी कुछ कारणवश, अर्थात उसका जो साला है उसके बैल जब बीमार हो जाते हैं तो उसके साला जो गया है उस गया के पास झूरी अपने बैलों को भेज देता है। गया आता है और बैलों को पकड़कर ले जाता है। बैलों को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अब बैल है समझ नहीं पाते और वे गया के घर से भागकर वापस अपने मालिक के घर आ जाते हैं, लेकिन झूरी की जो पत्नी है वो भला बुरा सुनाती है और झूरी बेचारे सुनते रह जाते हैं। आखिर फिर गया आता है और बैलों को पकड़कर ले जाता है। अब बैल के साथ बड़ा कठोरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और उन बैलों को खेत में हल के साथ जोतकर भरी दोपहरी में काम लिया जाता है। ऐसे कठोर परिश्रम को करते हुए जब उन्हें खाने के रूप में सूखा भूसा दिया जाता है तो उनकी आत्मा बिलबिलाने लगती है और वो इतने दुखी हो जाते हैं कि रात को अपने परिश्रम से थके हुए शरीर को एक दूसरे को चाट चाट कर उसे शांत करना चाहते हैं। तभी अचानक एक छोटी सी बालिका दो घी लगी रोटियां छुपा कर लेकर आती है और दोनों को चुपके से खिलाकर भाग जाती है। बैल जब इस बालिका के प्रेम को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि चलो कुछ ही सही, भले ही उस एक रोटी से उन विशालकाय जानवरों का कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन ऐसे प्रेम भरी रोटी ने उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया। इस प्रकार से कहानी में बताया गया कि वो बालिका जो है वो गया के ही घर में भैरव नाम के एक व्यक्ति, अर्थात भैरव गया का भाईबंद है, उसकी लड़की है और उस लड़की की माँ जो है वो सौतेली है, अर्थात वो भी कष्टों को सहन कर रही है। इसी वजह से उसे
उन बैलों के कष्टों का सही अनुमान है। अब ये कहानी हमने यहाँ तक पढ़ ली थी। अब वो नियमित रूप से रोज़ छुपकर आती है और छुपकर आकर उनको रोटी खिलाकर भाग जाती है। इसके आगे से हम पढ़ेंगे कि एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दो, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूँ? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। अब वो बैल क्या कह रहा है कि औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि प्रेमचंद ने यहाँ अपनी लेखनी से स्पष्ट कर दिया कि औरत चाहे कितनी भी क्रोधित क्यों ना हो जाए, लेकिन स्त्री जाति पर हथियार नहीं उठाने चाहिए। बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूँ? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना ये मत भूलो हमारा धर्म नहीं है। ऐसा जब मोती कहता है तो मोती के कहने का विरोध करते हुए हीरा उसे समझाता है, तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर रस्सी को भाग चलते हैं। अब मोती जो है वो हीरा से कहता है कि हम अपनी रस्सियाँ तुड़ा लेते हैं और इस कैद से भाग जाते हैं। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसके गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब बच्चों, गराव क्या होता है? जो बैलों के गर्दन के अंदर एक मोटी रस्सी बांधी जाती है उसे कहते हैं गराव। यद्यपि ये देशज शब्द है बच्चों, गांव से लिए गए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि गराव क्या होता है। गराव एक मोटी रस्सी होती है, मोटी रस्सी को गराव कहते हैं। तो बच्चों, लड़की को ये बात पता चल गई थी कि वे उसकी नाक में नाथ यानी नकेल डालने वाले हैं। मतलब एक नाथ के छोर से मोटे रस्सी को निकालकर दूसरी नाक में डालने वाले हैं। इस तरह से वो नकेल डाल देंगे जिससे कि वो बेचारे जो मूक जानवर है कुछ बोल भी नहीं पाएंगे और बंधन में बंध के रह जाएंगे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए, शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ ले लिया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। अब दोनों जानवर थे, इतना मार्ग का ज्ञान उन्हें था नहीं। जब आए थे तब दोपहर थी और अब हो गई थी रात्रि, इसलिए रात्रि के अंधकार में वो अपने झूरी मालिक का घर का रास्ता भूल गए। अब उनको ये ध्यान नहीं है कि हमें किस रास्ते से अपने गांव जाना है। अब बेचारे रास्ता भटक गए, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी उन्हें ना रहा। जिस परिचित मार्ग से वे आए थे उसका यहाँ कुछ भी नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। नए नए गांव उन्हें दिखाई दे रहे थे। तब दोनों एक खेत के किनारे
खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों फंस गए। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह आकर खड़े हो गए थे जहाँ ना तो गया का घर था, ना वो बालिका थी, ना उनका मालिक झूरी था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जाएं तो जाएं कहाँ। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। देखो बच्चों, ये बात कही गई है कि लोग चाहे जानवरों के साथ कितना भी अत्याचार कर लें, लेकिन दुनिया अपना धर्म छोड़कर जानवरों पर लाठी उसाट सकती है, लेकिन जो जानवर जिसका अनाज खाता है उस पर कभी अपना वार नहीं करता है। ये प्रेमचंद की लेखनी है और वो इस लेखनी से ये बात स्पष्ट करते हैं कि जानवर कितना वफादार होता है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। व्याकुल यानी दुखी। अब व्याकुल से आपको याद रखना है कि पीड़ित होना। व्याकुल का मतलब है दुखी या पीड़ित। अब क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि बेचारों को रात को भी सूखा भूसा मिला था। दौड़ते दौड़ते वो आ तो गए, लेकिन उन्हें अब खाने का कोई ठिकाना दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोनों भूख से क्या थे? व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दोनों ही खेल खेल में जिस प्रकार दो छोटे भाई बहन लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं, ये उनके प्रेम का ही एक रूप है। जिस प्रकार घर में लड़ते झगड़ते भाई बहन साथ में खाना खाते हैं, साथ में खेलते हैं, फिर झगड़ते भी हैं, लेकिन वो झगड़ा दो दुश्मनों का झगड़ा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों बैल आपस में झगड़ते हैं, लेकिन ये उनके प्रेम का ही एक रूप दिखाई देता है। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। अर्थात सांड जो है वो कुछ अपनी मस्ती में चलता हुआ आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। अब ये दोनों जो बैल हैं, उन्होंने क्या देखा कि एक सांड है दूर से चलता हुआ आ रहा है। दोनों मित्र एक दूसरे की तरफ, बगले झांकना का मतलब है परेशान होकर देखना। सांड पूरा हाथी जैसा हृष्ट-पुष्ट था। उसने भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती न थी। अब दोनों सोच रहे हैं कि ये तो सांड है और हमसे कहीं विशाल शरीर वाला है। यदि हम इससे भिड़ गए तो निश्चित ही ये हम दोनों को पछाड़ देगा। लेकिन उनको अगले ही पल समझ में आता है कि यदि हम भागना भी चाहेंगे तो हम इससे जान बचाकर भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे मजबूत शरीर वाला है और हम दो होकर भी इसको पछाड़ नहीं सकते हैं। कितनी भयंकर सूरत है इस सांड की। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी या नहीं, कोई तो उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। आरजू का मतलब है यहाँ पर प्रार्थना। देखिए, आरजू शब्द उर्दू भाषा का है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आरजू का मतलब है प्रार्थना। ये शब्द उर्दू है, उर्दू भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का नहीं है। लेकिन जैसा भी है, क्योंकि आपको बताया गया था कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और पहले वो उर्दू में ही लिखा करते थे। नवाब राय के नाम से वो उर्दू में बहुत कुछ उन्होंने लिखा, लेकिन अंग्रेजी जेलखाने में पड़ जाने के बाद उन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद स्थायी कर लिया। अब क्या हुआ, भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। इस प्रकार से
मोती ने जैसे ही कहा तो फिर क्या करें, वही उपाय सोचते हैं। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, एक आगे से और एक पीछे से, क्योंकि वो दो हैं और वो एक है। सांड जो है यद्यपि बहुत विशालकाय है लेकिन है तो एक ही, तो वो सोच रहे हैं कि यद्यपि वो एक है और हम दो हैं तो हमें उस पर प्रहार कर देना चाहिए। इस प्रकार से दोनों एक साथ उस सांड पर प्रहार करते हैं। एक पीछे से वार करता है तो एक आगे से वार करता है। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। सांड जो था अब तक केवल एक ही जानवर से लड़ता था। उसे नहीं पता था कि दो जानवरों से किस प्रकार अपने आप की रक्षा करनी है, इसलिए उसे समझ नहीं आया। जब तक वो समझ पाता तब तक दोनों ने उसे घायल कर दिया था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से उसे दौड़ा दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा और क्या देखता है कि हीरा ने उसे खदेड़ दिया। इस प्रकार से दोनों ने मिलकर उस पर प्रहार किया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर उन्होंने दिया ही नहीं। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत करने के लिए दौड़ा तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग घुसेड़ दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे ही पहलू में सींग घुसेड़ दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग गया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम यानी बिल्कुल शक्ति से रहित होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए चले गए। अब दोनों मित्र जो हैं उन्होंने उस सांड को पूरी तरह से मारा नहीं, बस घायल करके छोड़ दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी जीव की हिंसा करना नहीं था। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे ही नहीं। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। अब वापस से उनकी वही समस्या खड़ी हो गई कि अपने मालिक झूरी तक हम कैसे पहुंचेंगे। अब ये समस्या इतनी बड़ी समस्या थी कि वो सोच नहीं पा रहे थे कि रास्ता जहां हम भटक चुके हैं, ऐसे भटके हुए रास्ते से हमें हमारे घर तक का रास्ता कैसे पता चलेगा। हीरा ने तिरस्कार किया और वहीं फिर से उन्हें सामने मटर का खेत दिखाई दिया। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में फंस गए और वह भाग न सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, और रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। बच्चों, ये कांजी हाउस क्या है, अब ये सुनिए। बच्चों, कांजी हाउस जो है ये एक ऐसा स्थान है जिसमें लावारिस जो जानवर सड़क पर घूमकर लोगों को परेशान करते थे, उन जानवरों को बंद कर दिया जाता था। चाहे वो बकरी हो, भेड़ हो, गाय हो, बैल हो, सांड हो, गधा हो, कुत्ता हो, कोई भी किसी भी प्रकार का जानवर जो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको पकड़कर कांजी हाउस के अंदर बंद कर दिया जाता था। और उसमें बंद करने के उपरांत उनको इतना दंड दिया जाता था कि दंड स्वरूप भोजन में उन्हें कई दिनों तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। उनकी जब सारी अकड़ निकल जाती थी तब जाकर उन्हें नीलाम कर दिया जाता था। तो ये कांजी हाउस के जानवरों में बांध दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा
कि सारा दिन बीत गया। अब बच्चों ये साबिका का क्या मतलब है वो ध्यान से सुनिए कि साबिका का मतलब होता है वास्ता या पहचान। अब ये शब्द कुछ अलग हैं। अब शब्द है साबिका, तो साबिका का मतलब है वास्ता, वास्ता या सरोकार या पहचान। मतलब पहली बार उनकी इस रूप में पहचान हुई थी कि कांजी हाउस होता क्या है, जहां पर जानवरों को बांध दिया जाता है। पूरा दिन बीत गया लेकिन खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ना आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब वो झूरी के साले को जिसके यहाँ भेज दिया गया था उसे याद करते हुए कह रहा है कि इससे तो गया फिर भी अच्छा था, सूखा भूसा ही सही खाने को तो देता था, यहाँ तो सुबह से एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में ना आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, बकरियाँ थीं, कई घोड़े थे, कई गधे थे और वे सब इतने कमज़ोर हो गए थे। कई गधे पर किसी के सामने भी चारा ना था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़ी भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर नहीं आया। जब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया पर इससे क्या उनका पेट भर जाता। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी और मोती से बोला कि अब तो सहन नहीं होता। बच्चों ये कांजी हाउस जो था ये एक तरह से उन जानवरों को जो लावारिस सड़क पर घूमते हुए लोगों को परेशान करते हैं, अनावश्यक कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे जानवरों को बंद करने का स्थान था जहां उन्हें कई कई दिन तक भोजन नहीं दिया जाता था और दिन में केवल एक बार पानी पिलाया जाता था। जब भोजन नहीं मिलता था तो ये जानवर अपनी सारी अकड़ भूल जाते थे। ऐसा सही तरीका उन्होंने सोच रखा था, जबकि वास्तविकता ये है कि ये तो निर्दयता की हद है, लेकिन हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये उस समय के ऐसे कुछ नियम बने हुए थे जो जानवरों के लिए होते थे। आज यद्यपि ऐसे कोई नियम और ऐसा कोई कांजी हाउस नहीं होता है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया कि मुझे तो मालूम होता है कि प्राण ही निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ तो भागने का कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अब दोनों जने बेचारे 2 दिन से भूखे पड़े हैं, लेकिन उनके सामने किसी ने भी चारा नहीं डाला, इसलिए बेचारे बहुत दुखी हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ बंधे बंधे मर जाना उचित है या फिर भाग जाना सही है। लेकिन भागना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं। आओ दीवारें तोड़ डालें। मुझ में तो अब कुछ साहस नहीं है, बस इतना ही बूते पर अकड़ते हो। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गढ़ा दिए। जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। देखिए कांजी हाउस की जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, क्योंकि उस समय कोई सीमेंट, गारा और पत्थरों से कोई जानवरों के रहने के स्थान नहीं बनाए जाते थे, कच्चे ही होते थे। तो वो मिट्टी की बनी हुई दीवार थी। तो हीरा ने क्या किया, प्रयास किया, जबकि मोती चंचल था, लेकिन यहाँ हीरा ने प्रयास किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साथ साथ जो उसका मित्र है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए उसने साहस जुटाया और साहस जुटाकर उसने उसी प्रकार से उस दीवार को तोड़ने का प्रयास किया और कोशिश की। उस कोशिश में वो सफल भी रहा कि उसने पहले ही धक्के में उसकी दीवार को तोड़ गिराया। साहस बढ़ा, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला।
हीरा का उद्दंडपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, रसीद यानी दे मारे। अब उसने कई डंडे हीरा के पीठ पर दे मारे और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। अब उसको समझ में आ गया था कि यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। लेकिन बच्चों, जब समझ में ये ना आए कि जिस प्रकार से हम किसी के कैदी बनकर निरपराध होकर भी किसी के अत्याचारों को सहन करें, तो क्यों ना आज़ादी की ज्वाला में जलते हुए हम उसका विरोध कर दें और अपनी राह पर आगे चल दें। तो उसी प्रकार उस समय तो हीरा चुप हो गया, एक मोटी रस्सी में बंधकर, लेकिन मोती जो था वो चुप होने वाला नहीं था। मोती ने पड़े पड़े कहा कि मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन में पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ इतने जानवर बड़े हुए थे बच्चों, क्योंकि उस कांजी हाउस में केवल वो दो नहीं थे, न जाने कितने ही जानवरों को बांध कर रखा गया था। और जब हीरा ने ये देखा तो उसकी सारी सहन शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि इस प्रकार से यहाँ बंधे बंधे तो हम इन जानवरों की भांति मर जाएंगे, तो कहीं अच्छा है कि विद्रोह करके हम किसी प्रकार से इन जानवरों को यहाँ से निकालें और हम भी यहाँ से भाग जाएं। यूँ भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। देह का मतलब है शरीर, कि किसी का भी शरीर इतना मजबूत नहीं है कि उसमें अब किसी भी प्रकार से कष्ट को सहन करने की ताकत बची हो। तो यहाँ हीरा कह रहा है मोती से कि देखो भाई, हर प्रकार से इन लोगों ने कष्ट को सहन कर लिया, अब हमें भी किसी प्रकार से इनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, हर प्रकार से हीरा और मोती जो दोनों मित्र हैं, उन्होंने इस बात का परिचय दे दिया कि जीवन में हम जब भी कष्टों से घिरे हों, तब हमें किसी भी प्रकार से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार जाने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने जीवन को मृत्यु के समीप ले आता है। जीवन संघर्षों का नाम है। संघर्ष करते रहने से हमारे जीवन में एक गतिशीलता बनी रहती है, और किसी भी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में हर कष्ट को ऐसे ही स्वीकार कर लें और विरोध ना करें, तो फिर वो जीवन निराशा से युक्त माना जाता है। मोती ने भी कुछ परवाह नहीं की, यूँ तो मरना है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की भी देह में जान नहीं बची है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो सही है, अच्छा कहा तुमने, लेकिन फिर मैं तुम्हारा साथ किस प्रकार दूँ? तो वो कहता है कि चलो दोनों मिलकर दीवार को तोड़ने में लग जाते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा लगाकर इतनी जोर जोर से वार करने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। अब ये प्रतिद्वंदी शब्द का मतलब होता है बच्चों, युद्ध में जो आपके सामने खड़ा हो, अर्थात आपका दुश्मन। तो प्रतिद्वंदी का मतलब है दुश्मन या विरोधी। जो भी युद्ध भूमि में सामने होता है उसे विरोधी या प्रतिद्वंदी कहा जाता है। तो यहाँ आखिरकार कोई 2 घंटे तक जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ के बराबर गिर गई। बच्चों, वो चाहते थे कि उनके साथ साथ वो सभी जानवर जो बिना किसी अपराध के वहाँ बांध लिए गए थे,
उन्हें वो पूरी तरह से बांधकर कष्ट पहुंचाए। इस प्रकार से ऊपर से लगभग 1 हाथ के बराबर दीवार गिरा दी गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार भी गिरकर खड़ी हो गई। दीवार का गिरना तो अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। सबसे पहले भागने वाली थी घोड़ियां, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों पड़े थे। बच्चों, हमने जब ये कहानी शुरू हुई थी तो गधे पर ही पूरा पैराग्राफ पढ़ा था और कहा था कि उसमें प्रेमचंद जी ने कि गधा इतना निरापद जानवर है कि अपनी स्वामी भक्ति के लिए वो किसी भी प्रकार से कष्ट को सहन कर ले, लेकिन हार नहीं मानता है। वो हर प्रकार से कष्टों को सहन करते हुए मालिक को छोड़ना वफादारी के विरुद्ध समझता है। कुत्ते से भी अधिक वफादार यदि माना जाए तो हमें गधे को मानना चाहिए। देखिए, इतना मरने जैसी हालत में वो गधा पड़ा हुआ है, लेकिन वो गधे वहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो गधा कहता है कि जो कहीं पकड़ लिए गए तो निश्चित है कि फिर भागने का अवसर ना मिलेगा। हम तो जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं। तो बच्चों, आज हमने ये कहानी जहाँ तक पढ़ी है, वो कहानी का मूल सारांश ये है कि हीरा और मोती मुख्य रूप से कांजी हाउस में पकड़ लिए जाते हैं। जब गया के घर से भागते हैं तो कांजी हाउस में पकड़ लिए जाते हैं। कांजी हाउस जो है वो एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर जानवरों को पकड़कर बंदी बना लिया जाता है और कई दिनों तक उन्हें खाने के रूप में चारा और पानी नहीं दिया जाता है। पानी दिन में कोई 1 बार पिलाया जाता है और इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल वो जानवर हर प्रकार से पीड़ित होकर उन जानवरों की अकड़ निकालने की एक कोशिश वहाँ पर की जाती है, जो बहुत ही निर्दयतापूर्ण कार्य कहा जाता है। तो यहाँ कई प्रकार के जानवर बंद थे, लेकिन हीरा और मोती की सूझबूझ से उन्होंने दीवार को तोड़ते हुए कांजी हाउस से बहुत सारे जानवरों को मुक्त कर दिया था। और ऐसे जानवरों को मुक्त करते हुए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से हमें अपने साहस और संघर्षों का डटकर सामना करते हुए अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए। यद्यपि जीवन में विपत्तियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन विपत्ति का जब तक हम सामना करते हैं तब तक वो विपत्ति हमारे लिए विपत्ति के समान होते हुए भी कुछ नहीं होती है। और यदि हम उस विपत्ति से अपना पूरा रिश्ता बनाकर बैठ जाते हैं तो फिर निश्चित ही वो विपत्ति ही हमारे जीवन का अंश बन जाती है। तो बच्चों, इस पूरी कहानी में आज हमने यही पढ़ा कि हीरा और मोती जैसे जानवर जो हैं उन्होंने किस प्रकार से उन जानवरों की मदद करके कितने ही जानवरों को वहाँ से भगा दिया और उनके भागने की खुशी उन दोनों के प्रेम को प्रकट कर रही है। हीरा और मोती दोनों ने भागने का प्रयास पहले नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों जानवर वहाँ से भाग जाएं और दोनों जानवर जो हैं जब सारे जानवरों को भगा देंगे उसके उपरांत ही वहाँ से भागने का प्रयास करेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच ही रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब इस तरह से गधा जो है वो वहाँ से नहीं भागा और वो यही सोच रहा है कि किस प्रकार से यहाँ से भाग लिया जाए। और भागने का प्रयास करते हुए मोती और हीरा जो है वो भागने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते करते वो इस प्रकार से समय व्यतीत करते हैं कि कहीं ना कहीं गधे के मन में भागने की मंशा हो जाए, लेकिन गधा जो है
वो वहीं उसी स्थान पर पड़ा रहता है। मोती की आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। आपको पता है कि शुरू में भी कहानी में बताया गया था कि हीरा और मोती जब खेतों में काम करते थे तो दोनों के मन में ये भाव होता था कि मेरे गर्दन पर अधिक भार बांध दिया जाए, और यही बात सोचते हुए उन्हें लगता था कि दूसरे को कष्ट कम प्राप्त हो और मुझे भार अधिक प्राप्त हो। ऐसा सोचते हुए ही वो भार को वहन करते हुए खेतों में काम करते थे। आज भी ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि हीरा जो है वो किसी भी प्रकार से मोती का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहता कि मोती को ऐसी विपत्ति में छोड़कर, जिस मोटे रस्से से बंधा हुआ है उस विपत्ति में छोड़कर वो वहाँ से चला जाए। इस प्रकार से हीरा और मोती का अनन्य प्रेम ये प्रकट करता है कि मोती और हीरा जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर जीना नहीं चाहते हैं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। अगर मोती ने गर्व से कहा कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन बंधा हुआ है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़ जाए तो क्या चिंता की बात है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे। अब जितने जानवरों को उन्होंने बचा दिया वो सब जानवरों के जीवन का जो आशीर्वाद उन दोनों को मिला हुआ था, कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि इसी उम्मीद से हमारे जीवन में जो कष्ट हैं शायद वो आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप कुछ कम हो जाए। लेकिन हीरा की गर्दन में बंधी हुई वो मोटी रस्सी इस बात को बता रही थी कि मोती उसे कैसे काटेगा और किस प्रकार से हीरा और मोती दोनों भागने में सफल हो पाएंगे। यद्यपि बहुत कोशिश करते हैं, ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत अब नहीं होती है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी में बांध दिया गया। देखो बच्चों, जहाँ हीरा जो था वो भी मोटी रस्सी में बंधा हुआ था, वहीं जो मोती है उसको भी अब मोटी रस्सी में बांध दिया गया, क्योंकि हीरा की वजह से मोती भी भागने में सफल नहीं हुआ। लेकिन उन्हें खुशी थी कि उन्होंने करीबन 10-12 जानवरों को वहाँ से मुक्ति दिला दी थी, जो किसी भी प्रकार से किसी भी समय नीलाम हो जाते और उनका मांस बोटियाँ काट काट कर लोग खा जाते। इस प्रकार से उन्हें खुशी थी कि आज उन्होंने बहुत सारे जानवरों को बचाकर बहुत बड़ा कार्य किया है। तो बच्चों, आज हमने जहाँ तक पढ़ा है अब उसके गृह कार्य के प्रश्न नोट कीजिए। देखिए, आपका पहला प्रश्न बनता है कि गया के घर से भागकर उन्होंने किस प्रकार अपनी भूख शांत की। गया के घर से भागकर हीरा और मोती ने किस प्रकार अपनी भूख शांत की। तो जैसा आपको बताया गया था कि वो एक मटर के खेत में घुस गए थे और उन्होंने किस प्रकार मटर को खाकर अपनी भूख शांत की, वो आपको पढ़े गए अंश से अच्छे से देखते हुए लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि कांजी हाउस में कितने जानवर बंद थे और कांजी हाउस से जानवरों की मुक्ति हीरा और मोती ने कैसे कराई। कांजी हाउस में कितने जानवर बंद थे और हीरा और मोती ने किस प्रकार उन जानवरों को वहाँ से मुक्त कराया। तो बच्चों, इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए आपको अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है।
साथ ही कोई अन्य प्रश्न आपके मस्तिष्क में है तो उसे भी अपनी कॉपी में लिख कर रखें। नियमित रूप से जब कक्षाएं लगेंगी तब आप उन प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।